अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और तमाम नज़रें आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि इंतहाई अहम फ़ैसला मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला आज महफूज कर दिया गया है। समाअत हुई काफ़ी तवील, जिसमें तमाम फ़रीक़ैन, इलेक्शन कमीशन, अटॉर्नी जनरल, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सभी ने अपना मौक़िफ़ पेश किया और जो जजेस थे उन्होंने बहुत सारे सवालात करके अपना जो विज़न है उसको क्लियर किया। तो ज़रा इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि इतनी अहम नौइयत का फ़ैसला जिसके ना सिर्फ कानूनी बल्कि सियासी भी बहुत इम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या समाअत में मद्देनज़र रहे और क्या चीज़ें थी जिसने बड़ा मुतासिर किया है, किन दलाइल ने बड़ा मुतासिर किया हमारे तज्ज़ियाकारों को। तो जी शुरू करते हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से, जिन्होंने ये दावा किया था, जिन्होंने चैलेंज किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला। तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मुकदमा ये था सुप्रीम कोर्ट के सामने, उन्होंने दलाइल दिए कि इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के मामले पर अपनी जिम्मेदारी शफाफ और मुनसिफाना तरीके से अदा नहीं की है। फिर ये भी कहा गया कि माजी में बाप पार्टी को सीट्स दी गई, लेकिन यहाँ पर इस केस में अप्लाई नहीं किया गया वो रूल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लिए। ये भी कहा गया कि एक कंटेंशन थी इलेक्शन कमीशन की गैर मुस्लिमों से मुतालिक, तो गैर मुस्लिम के मामले पर JUI को भी सीट्स दी गई, जिसमें बाद में कुछ सवाल भी किया, क्योंकि JUI के जो वकील थे उन्होंने कहा कि हमारे आइन में ऐसा कुछ नहीं है गैर मुस्लिमों से मुतालिक। खैर वो आगे जाकर बात करते हैं। ये भी कहा गया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील की जानिब से कि बाप के मामले पर ECP ने बेईमानी और मुनाफकत का रवैया अपनाया और जो उन्होंने दस्तावेज़ भी पेश किए हैं इस सिलसिले में फ़ैसले से मुतालिक, वो दुरुस्त नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तहरीक इंसाफ का इसमें स्टांस रहा। सलमान अकरम राजा उन तहरीक इंसाफ और कंवल शोज़िब को रिप्रेजेंट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जी PTI का टिकट मंजूर ना हुआ तो नज़रियाती का जो टिकट था फिर मजबूरन वो जमा करवाना पड़ा। मजीद कहा कि ECP के फैसले के बाद PTI नज़रियाती को आज़ाद तस्वुर किया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुकम्मल दस्तावेज़ात जमा नहीं करवाई हैं। वो भी इलेक्शन कमीशन के किरदार के ऊपर सवाल उठा रहे थे। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बड़े अहम, क्योंकि उन्होंने डिफेंड करना था अपना वो फैसला। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आइन के मुताबिक गैर मुस्लिम मेंबर नहीं हो सकता, इसलिए जो माइनॉरिटी सीट्स थी उनके वो हकदार नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का जो आइन है वो दस्तूर पाकिस्तान के आर्टिकल 17, 20 और 25 के ख़िलाफ़ है। ये भी कहा गया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने आखिरी तारीख जब थी उससे पहले पहले अपनी लिस्ट्स जो होती हैं इन सीटों के लिए वो जमा नहीं करवाई थी। उम्मीदवारों से PTI नज़रियाती के इंतखाबी निशान देने का सर्टिफिकेट मांगा गया, लेकिन बाद में खुद ही उम्मीदवारों ने नज़रियाती से दस्तबरदार होकर ये फिर करा दिया गया उनको कि वो आज़ाद हैं। इसके ऊपर बड़ी अहम ऑब्जर्वेशंस आई हैं जज साहिबान की तरफ से, उसको भी समेट कर जितनी भी समातों के हैं ज़रा अहम ऑब्जर्वेशंस आपसे शेयर कर देते हैं। ये कहा गया कि फैसल सिद्दीकी साहब को ख़ास तौर पर, जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील हैं, कि वो जिस तरह से अपना मुकदमा लड़े हैं, जो उनके दलाइल हैं, वो तो सारे के सारे उनके अपने केस के ख़िलाफ़ या वो जो मुकदमा भी कर रहे हैं उसके ख़िलाफ़ जाते हैं। फिर बार बार तवज्जो ये भी उनकी दिलाई गई है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील हैं, वो PTI के वकील नहीं है, तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मुकदमा लड़ें। फिर ये कहा गया जज साहिबान की तरफ से कि आपके दलाइल अगर मान ले फैसल सिद्दीकी साहब, तो ये सीट्स तो PTI को मिल जाती हैं। फिर अच्छा जी, आगे जस्टिस अतहर ने एक मौके के ऊपर कहा कि वोट के हक़ की कोई क्यों बात नहीं कर रहा। 2018 में भी इलेक्शंस पर सवाल उठे थे, लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है कि आज भी अगर वो हो रहा है तो क्या खामोश रहें, अवाम का हक़ पामाल होने दें। फिर आगे एक जज साहब की तरफ से कहा गया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन ने तो अपना डिक्लेरेशन भी तहरीक इंसाफ नज़रियाती से जमा करवाया। ये कहा गया फिर अतहर की जानिब से एक मौके के ऊपर कि इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की, जिसकी वजह से सारा मसला पैदा हुआ। ये सारी की सारी बुनियाद है। अब तमाम तर मसले को डिस्कस करते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, हमारे तज्ज़ियाकारों की इन समातों के ऊपर क्या राय है। हमें ज्वाइन करें इस तमाम तर डिस्कशन के लिए मज़हर अब्बास साहब, इरशाद भट्टी साहब, रीमा उमर साहिबा और उमर चीमा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, आपसे सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी, क्या समझते हैं किसके दलाइल तमाम समातों के दौरान आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर कुन रहे? और इम्पॉर्टेंट तो ये था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने आप को जस्टिफाई करे उस फैसले के लिए, और जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है वो अपना केस लड़े। तो क्या ऐसे दलाइल इन दोनों की तरफ से पेश किए गए कि अपना अपना मुकदमा लड़े? अलीना, मुझे तो सबके दलाइल ही बड़े मुतासिर कुन लग रहे हैं। अच्छा। एक तो ये है कि इस तरह का केस जो है वो फर्स्ट टाइम आ रहा है और इसमें सबके लिए एजुकेशन है। इसमें इलेक्शन कमीशन के लिए भी एजुकेशन है, इसमें जो सियासी जमातें हैं उनके लिए भी एजुकेशन है,
और सुप्रीम कोर्ट भी फर्स्ट टाइम इस तरह के केस को डील कर रही है। अब सवाल ये है कि अब चूंकि पहले इस पर एक मामला तो सुप्रीम कोर्ट में आया था इंट्रा पार्टी इलेक्शन का, उस पर कुछ जजेस ने बात करने की कोशिश की, फिर उनको रोका भी गया कि अभी तो उसका रिव्यू भी होना है, तो अगर आप इस चीज़ को अभी से मुतनाज़ा कर देंगे तो जो दूसरे जजेस हैं जिन्होंने रिव्यू सुनना है, तो वो अगर अभी से अपनी कोई ऑब्जर्वेशन देना शुरू हो जाएंगे तो वो बाद में केस को नहीं सुन सकते। तो मामला जो है वो सारी जो तवज्जो है या हदफ जो है वो फिर इलेक्शन कमीशन को बनाया गया। अब यह है कि इलेक्शन कमीशन पर ज्यादा इतराज आता है कि उन्होंने कानून के हवाले से तशरीह की, उन्होंने बिल्कुल एक प्योरली और उन्होंने आइन के हवाले से नहीं देखा। लेकिन एक काउंटर आर्गूमेंट साथ ये भी है कि इसमें जो पीटीआई वाले हैं इनके पास एक वकला की एक फौज मौजूद है और जिसमें तमाम बड़े बड़े जिनको कहते हैं चोटी के वकला मौजूद हैं। उन्होंने इस सारे मामले में क्या किया, उन्होंने कोई इलेक्शन कमीशन की रहनुमाई की बल्कि उन्होंने नहीं की, और लेकिन जो कि उन्हें एक मामले पे सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रहनुमाई करने की कोशिश की कि जो काजी फायज ईसा ने जब बैरिस्टर अली जफर को इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस के हवाले में उसमें बताया था, जब उन्होंने कहा कि अगर ये हमारे खिलाफ फैसला आता है तो हमें मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी, तो उन्होंने कहा था कि आप जो है उन्होंने कहा कि अगर आपको ये मसला नहीं होगा, अगर कोई इस तरह का प्रॉब्लम होगा तो आप हमारे पास जरूर आइएगा। तो इनको भी तो ये बातें याद नहीं रही, तो लिहाजा मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई इलेक्शन कमीशन की बदनीति, कोई खुसूसी तौर पे बदनीति हो, उन्हें जो कोई कानून नजर आया उन्होंने उसके हवाले से तशरीह की। ये अगर उनकी बदनीति है तो फिर तो वकला की भी बदनीति है। उन्होंने सब कुछ होने दिया, अपना हर चीज उन्होंने दांव पर लगा दी और अब जाकर वो मामला सुप्रीम कोर्ट में लेकर आए हैं। ठीक है, आगे क्या होगा क्या? अब ये है कि ये केस जो है, केस तो बड़ा अहम है। ये सिर्फ ये अहम नहीं है बल्कि इस केस का जो फैसला है उसकी वजह से मुस्तकबिल में कई फैसले होंगे। अगर सुप्रीम जो पार्लियामेंट है उसने कोई आगे कोई आईनी तरमीम करनी है तो उसका इन्हिसार भी इस केस पर है कि किसके पास कितने वोट होते हैं या किससे कितने वोट जाते हैं। तो मैं तो पहले भी बात की, एक तो ये है कि जो जिस तरह मैंने जिक्र किया कि ये एक इन अ फर्स्ट है, अपनी तरह का एक पहली दफा कोई चीज हो रही है। तो जो दो ऑप्शन है, एक तो यही है कि जो मुझे लग रहा है ज्यादा कि ये सीटें इनको मिलती हुई मुझे नजर नहीं आ रही, पीटीआई को या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को। ये उसके बाद जो है दूसरा एक पॉइंट ये है कि क्या ये हुक्मरान इत्तेहाद को सीटें मिल जाएंगी। उसमें भी जिस तरह एक अनोखी किस्म की चीजें हो रही हैं, तो ये भी हो सकता है कि ये सीटें किसी को ना मिले और इनको वो कहें कि इनके बारे में चूंकि वो पूरे लवाजमात है वो पूरे नहीं की गए, तो ये सीटें हम इस दफा किसी को नहीं देंगे। जो एग्जिस्टिंग लॉट है उसी में से काउंटिंग होगी। अगर वो वाला ये तरीका इख्तियार किया जाता है या सीटें हुकूमती इत्तेहाद को मिलती हैं, हर दो सूरतों में इसका फायदा जो है वो गवर्नमेंट को होगा। लेकिन सर अगर सीट से अलॉट नहीं होती किसी को भी तो फिर तो सीट्स एम्प्टी रह जाएंगी ना, हाउस को पूरा करने का मसला पड़ जाएगा। नहीं, वो बात दुरुस्त है, लेकिन मैंने कहा कि ना ये वाली जो चीजें हैं ये भी फर्स्ट टाइम आ रही है ना कि बाज़ कात कोई तशरीह हो जाती है। आपको याद है कि जब 2017 का एक मरदमशुमारी हुई थी तो उसमें तरीका ये है कि जब तक मरदमशुमारी की रोशनी में नई हल्काबंदियां नहीं होती तो उस टाइम तक नए इलेक्शन नहीं हो जाते। लेकिन उस टाइम एक आईनी अमेंडमेंट करके उसमें उसको प्रोविजन को रखा गया था कि ये एक दफा हम ये गुंजाइश निकाल रहे हैं, आइंदा के लिए नहीं होगी। सर इस वक्त तो जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है उसकी तशरीह करनी है। मैं चाहूंगी रीमा को जरा हम थोड़ा बाद में ले ताकि जितने भी हमारे सवालात हैं, हमारी प्रोपोजिशंस हैं जो हम समझे वो बाद में जाकर क्लियर हो सके। भट्टी साहब, आप ने क्या समझा ये जो समातें हुई हैं सारी की सारी, और किसके दलाइल में आपको सबसे ज़्यादा वजन लगा? मैडम शेख, जस्टिस मुनीब का शुक्रिया, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का शुक्रिया। मुझे उन दोनों ने बड़ा मुतासर किया। मैन ऑफ द मैच है मेरे वो इस पूरी समात के। मैंने क्या समझा मैडम शेख, कभी आपने सोचा समझा देखा दुनिया के किसी मुल्क में कि इलेक्शन से ऐन पहले मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी कभी चाहती है मैं जमात इस्लामी में भाग के घुस जाऊं, कभी चाहती है तरीके इंसाफ नजरियाती के साथ मिल जाऊं, कभी चाहती है वादतुल मुस्लिमीन के झंडे तले आ जाऊं, कभी चाहती है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास आ जाऊं, कभी आज़ाद, कभी तरीके इंसाफ में वापसी। और एक तरफ शेर तीर, दूसरी तरफ आलू बैंगन जूता चारपाई टरबाइन चिमटा,
ऐसे फैसले किए जाते हैं, ऐसे इंसाफ किए जाते हैं, ऐसे कहा जाता है। और मैडम शेख, एक दिन कोई सुप्रीम कोर्ट के कोई सुप्रीम कोर्ट ऐसी आएगी कि इस फैसले पर पिछताएगी, एक दिन कोई सुप्रीम कोर्ट ऐसी आएगी कि इस फैसले को सियातरीन करार देगी। अब फैसला महफूज है मैडम शेख, फैसला जो भी आए, नतायज क्या हो सकते हैं? जो कुछ, वैसे तो जो कुछ हो चुका है, जहां तक बात पहुंच चुकी है, जितना तमाशा बन चुका है, क्या नतायज? सीटें तहरीक इंसाफ की, मैंडेट तहरीक इंसाफ का दे दी गया दूसरी जमातों को, और दूसरी जमात, उन जमातों को भी सलाम जो खैरात लेने पहुंच गई। अब 3 ऑप्शन है। मैं तो मेरा फेवरेट ऑप्शन तो ये है कि तहरीक इंसाफ को ना सिर्फ ये नशिस्तें वापस मिलें, बल्कि पीछे मुड़कर बल्ले वाला भी जो एक गलत फैसला किया उसे भी दुरुस्त किया जाए। सीटें 3 है, ऑप्शन 3 है मैडम शेख। इस हुकूमत के बनने या इस हुकूमत के गिरने से इन सीटों का तो कोई तल्लक नहीं, जिसको भी मिल जाए कोई वास्ता नहीं है। पहला ये है कि अगर हुकूमत को मिल गई तो 2/3 अक्सरियत है, तहरीक इंसाफ को मिली तो मोराल बुलंद होगा, उनका हक मिलेगा, और किसी को ना मिली तो मैंडेट की तौहीन होगी और ये जुल्म होगा। ठीक है, बहुत से सवाल उठाए आपने भट्टी साहब, लेकिन ये बल्ला छीनने वाली आपने बात की है ना, मेरा ख्याल है बेंच के ऊपर उस फैसले के ऊपर किसी ने तनकीद नहीं की, सिर्फ ये कहा है कि उसकी तशरीह है, उसको समझने में प्रॉब्लम ज़रूरी है। बहरहाल एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद रीमा उमर साहिबा के लिए बहुत सारे सवाल आते हैं और ज़रा इसको भी क्लैरिफाई करेंगे कि ये एग्जैक्टली इसके ऊपर मामला जा कहाँ रहे। आफ्टर ब्रेक वेलकम बैक। आज सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला महफूज कर लिया। मखसूस नशिस्तें क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलेंगी, ये बड़ा सवाल है। कानूनी राय इसके ऊपर जानते हैं। रीमा, क्या राय है आपकी? $1 बिलियन सवाल यही कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कितना अच्छा मुकदमा पुटअप किया, या कितने कन्विंसिंग थे अपने दलाइल में वो कि कन्विंस कर लें अदालत को और जजेस को? जी शुक्रिया लीना। पहले तो एक ब्रीफ कमेंट कि किस तरह ये प्रोसीडिंग्स मीडिया में कवर हो रही हैं। मेरे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मेरा ख्याल है हम प्योरली इन प्रोसीडिंग्स को पॉलिटिकल लेंस से देख रहे हैं। बहुत से हमारे रिपोर्टर्स, हमारे कमेंटेटर्स, जो जज आपको पसंद है आपको उनके दलाइल पसंद हैं, जो जज आपको नहीं पसंद आपको उनके दलाइल नहीं पसंद। बहुत ज़्यादा एलिगेशंस लगाई जा रही हैं जजेस पे अगर आप उनको उनकी बातें नहीं पसंद आ रही। ऑलमोस्ट ऐसा है कि अगर पीटीआई के हक में या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हक में जिन जजेस ने फैसला दिया वो इंडिपेंडेंट हैं, जिन्होंने नहीं दिया वो इस्टेब्लिशमेंट के साथी हैं। मेरा ख्याल है ये प्रॉब्लमैटिक बात है, ख़ास तौर पे इन प्रोसीडिंग्स के हवाले से, क्योंकि ये सच में एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला है। ये अगर हम सब मान भी लें, मैं भी मानती हूँ कि पीटीआई के साथ इंतखाबात से पहले ज़्यादती हुई। वो एक ऐसी जमात थी जो परसिक्यूट हो रही थी, रियासत के बहुत से इदारे मुलविस थे उस परसिक्यूशन में। लेकिन जब आप किसी चीज़ का, ये पॉलिटिकल मसला है, उसका अगर आप आईनी हल ढूंढना चाहते हैं तो उसमें आपके पास कुछ कंस्ट्रेंट्स होती हैं जिसमें आप ऑपरेट करते हैं। अदालत जो है वो बिल्कुल उसके पास अनलिमिटेड पावर्स नहीं होती, उसकी पावर्स आइन से स्टेम करती हैं। और मुझे लगता है कि कुछ जो तशरीह हो रही है मीडिया में वो थोड़ी मिसलीडिंग है। अब क्यों मैं ये कह रही हूँ? पहली बात, जो फर्स्ट पॉइंट है इस केस में कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सीट्स मिलनी चाहिए। मेरा कंसर्न ये है कि हम जो पूरी बात कर रहे हैं जमहूरियत की, रिप्रेजेंटेशन की, वो इस पे फिट नहीं बैठते। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शंस नहीं लड़े, लोगों ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को वोट नहीं दिया। तो अगर आप आइन का आर्टिकल 51 जो पॉलिटिकल पार्टी कहता है, मेरा ख्याल है लिटरल इंटरप्रिटेशन तो ये कहेगी कि वो पॉलिटिकल पार्टी तो है, ईसीपी में रजिस्टर्ड है, तो उसको रिजर्व सीट्स मिलनी चाहिए। मेरा ख्याल है ये इंटरप्रिटेशन पॉसिबल है। अगेन मैं कह रही थी कॉम्प्लेक्स केस है, बहुत सी पॉसिबिलिटीज हैं, ये पॉसिबल है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल ये अच्छी इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि आपको आइन की इंटरप्रिटेशन हारमोनियस तरह से करनी होती है। आपने और भी प्रोविजंस देखने होते हैं जो रिलेटेड है और फिर एक तशरीह करनी होती है। मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि हमारा एक पूरा सिस्टम है रिजर्व सीट्स मिलने का, इलेक्शंस लड़ने का। उसमें इलेक्शन कमीशन के पास इस वक्त 175 रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं। अगर अदालत इस केस में इंसाफ करने के लिए ये नजर में रखते हुए कि पीटीआई परसिक्यूट हुई, ये फैसला करती है कि इंडिपेंडेंट्स कभी भी जो भी इलेक्शंस हो उसमें चुन सकती है 175 पॉलिटिकल पार्टीज में से एक
कि हम उनको ज्वाइन करेंगे और फिर वो पार्लियामेंट्री पार्टी बन जाएंगी और उन्हें रिजर्व सीट्स मिलेंगी। ये क्या प्रेसिडेंट सेट करता है? फिर जो पूरा हमारा प्रोसीजर है कि आपने रिजर्व सीट्स की लिस्ट देनी होती है, उन पे स्क्रूटनी होती है, फिर इवेंचुअली रिजर्व सीट्स एलोकेट होती हैं इलेक्शंस के बाद, ये पूरा मामला इतना आगे चला जाएगा कि जो हमारी पार्लियामेंट है वो मुकम्मल बहुत अरसे बाद, महीनों बाद होगी इलेक्शंस के। तो मेरा ख्याल है ये एक अब्सर्ड कॉन्सिक्वेंस होगा इस फैसले का, अगर आपने पीटीआई की जो स्पेसिफिक सिचुएशन है उसको नजर में रखते हुए ये फैसला किया। ये अब तक महदूद तो नहीं होगा, ये आने वाले हर इलेक्शन में आप ये कह सकेंगे कि इंडिपेंडेंस कोई भी 175 पार्टीज में से या मजीद और भी हो सकती हैं जो रजिस्टर्ड है, उनको चुने और फिर वो उनकी पार्लियामेंट्री पार्टी बनाए। मेरा ये, मुझे अगर मैं पूरा आइन देखूं, मैं आगे भी देखूं जहाँ रिजर्व सीट्स का जिक्र आइन में भी है, मैं इलेक्शंस एक्ट भी देखूं, ये मुझे समझ नहीं आती बात। अगेन बाप का प्रेसिडेंट है, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन का फैसला था। सुप्रीम कोर्ट आईनी तशरीह का सही फोरम है। अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है बाप की वक्त गलत तशरीह हुई, उनका ये हक है कि वो ये तशरीह करे और बेहतर है कि अच्छी तशरीह सुप्रीम कोर्ट से आए। अगर एक गलत तशरीह हुई थी वो कंटिन्यू ना की जाए सिर्फ इसलिए कि पहले आपने गलत फैसला किया, अब फ्यूचर में हर वक्त ही गलत बाप का फैसला थोड़ा सा मुख्तलिफ भी था, ये आज अदालत में भी एस्टैब्लिश हुआ, उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। अच्छा, मैं उससे कन्विंस नहीं हूँ, मैं कन्विंस नहीं हूँ क्योंकि मेरा ख्याल, मैं कन्विंस नहीं हूँ क्योंकि जो लॉजिक है वो अप्लाई करता है कि आपने लिस्ट अगर नहीं दी और फिर आप बाद में जाके क्लेम करते हैं कि हमारी राइट है, हमने लिस्ट नहीं दी, तो आप फिर से पूरा वो नॉमिनेशंस का प्रोसेस शुरू करें। मेरा ख्याल है आर्गुमेंट वही बन जाती है। लेकिन रीमा इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आप जैसे हम आइन के ऊपर बात करें 51D6 को देखें, आर्टिकल जो बराह रास्त सीट्स को एड्रेस करता है, तो उसमें ख़ास तौर पर ये लिखा है कि जनरल सीट्स वॉन बाय ईच पॉलिटिकल पार्टी, यानी हर पॉलिटिकल पार्टी की जो जनरल नशिस्तें जीती गई हैं। जी लीना, लेकिन ये मैं आपको कह रही हूँ, मैं इससे एग्री नहीं करती, लेकिन अगर इसकी एक लिटरल इंटरप्रिटेशन हो सकती है कि जीती हुई सीट्स का वो भी मतलब है जिसमें और इंडिपेंडेंस ज्वाइन करके उनको भी जीती हुई सीट से तस्वुर किया जाएगा। एनीवेज पे मैंने आपको अपना ओपिनियन दे दिया। अगेन मेरा ख्याल है दोनों इंटरप्रिटेशंस पॉसिबल हैं, लेकिन जब मैं पूरे आइन को पढ़ती हूँ, इलेक्शन के प्रोसेस को समझने की कोशिश करती हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसने इलेक्शंस में कंटेस्ट नहीं किया, जिन्होंने कोई सीट नहीं जीती, उन्हें रिजर्व सीट्स मिल सकती हैं। अगेन इसमें इलेक्शन कमीशन की बहुत सा कसूर है, क्योंकि उन्होंने, पहले भी मैंने इसका जिक्र किया, अदालत के सामने भी ये बात आई कि उन्होंने पीटीआई के जो इंडिपेंडेंट्स थे एक्नॉलेज किया कि उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन की है और एक तरह से कंसीड किया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक पार्लियामेंट्री पार्टी है। अगेन ईसीपी पे बहुत से एतराज़ात हैं, मेरा ख्याल है वो बहुत बुरी तरह ईसीपी एक्सपोज हुई है, लेकिन अगर तशरीह करनी है आईनी तौर पे, मैं ज़्यादा इंक्लाइंड हूँ कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसने एक सीट भी नहीं जीती, वो पार्लियामेंट्री पार्टी सिर्फ इसलिए कि इंडिपेंडेंस ने ज्वाइन कर दिया नहीं बन सकती और फिर बाद में रिजर्व सीट्स क्लेम नहीं कर सकती, क्योंकि पूरा इलेक्शन का प्रोसेस जो है और असेंबली कंप्लीट होने का प्रोसेस ये आगे चला जाता है। दूसरी बात जो पहले भी मैंने जिक्र किया था, दूसरी इंटरप्रिटेशन एक जस्टिस अतर मिनल्ला की तरफ से ज्यादा फोर्सफुली आ रही थी कि आपको सब इलेक्शन से जुड़े मामला एक साथ देखने हैं, वो पिटिशंस भी साथ सुननी है। मेरा नहीं ख्याल ज्यादातर जजेस उस तरफ जा रहे हैं, तो उस तरह का मामला तो मैं नहीं देख रही। तीसरा और मेरे लिए ये सबसे अहम बात है कि अदालत को जो ईसीपी ने गलतियां की हैं उनको दुरुस्त करना है। मैं चाहूंगी कि सब जजेस एक कंसेंसस से ये फैसला करें कि इलेक्शन कमीशन ने उन अदालत का, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो अभी इन फोर्स है, उस पर क्रिटिक मेरी भी बहुत ज्यादा है, लेकिन इस वक्त वो इन फोर्स है कि इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की। पीटीआई के कैंडिडेट्स को पीटीआई का कैंडिडेट्स ही तस्वुर करना चाहिए था। ये इलेक्शंस एक्ट साफ साफ कहता है कि अगर एक पार्टी ने नॉमिनेट किया, आप उनके कैंडिडेट्स हो, आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, यूनिफाइड सिंबल की जरूरत नहीं है। और अलीना, हम तो फॉलो कर रहे थे जब ये हो रहा था, एक के बाद एक हर्डल्स ईसीपी पीटीआई के लिए खड़ी कर रही थी। सो अब अदालत को उस माजी में जाके उसको दुरुस्त करना है, इस इंटरप्रिटेशन को। अब
कुछ जजेस ये इस तरफ इशारा भी कर रहे हैं और मैं इसकी तरफ इंक्लाइंड हूँ कि सिर्फ आपने तशरीह दुरुस्त नहीं करनी, आपने इनजस्टिस जो हुई है उसको भी दुरुस्त करना है। और आइन का आर्टिकल 187 ये इजाजत देता है सुप्रीम कोर्ट को, इसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट में बार बार हुआ कि आपने कंप्लीट जस्टिस करना है। कंप्लीट जस्टिस का यही मतलब है कि जो आपसे ना भी मांगा गया हो, अगर आपने पूरा मुकम्मल इंसाफ करने के लिए आप ऐसी डायरेक्शंस भी दे सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट को आइन इख्तियार देता है कि आप बिल्कुल टेक्निकलिटीज में ना उलझे रहें। अगर इंसाफ के लिए आपने कोई ऐसी डायरेक्शंस देनी, ऑर्डर्स देने, सुप्रीम कोर्ट दे सकती है। और इसमें मैं नहीं देख रही कि आइन की कोई खिलाफ वर्जी होगी अगर ऐसा कोई फैसला आया। जो पीटीआई के इंडिपेंडेंट्स जो अब हैं उनको एक और मौका देती है कि वो अपनी जो पार्टी है वो चूज कर सकें। और अगर इसमें से कुछ दर्जन का नंबर आ रहा है या 11-12, इतने भी पीटीआई के ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने उस वक्त अपने डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट्स पीटीआई के जमा करवाए थे और ईसीपी ने उन्हें गैर कानूनी तौर पे रोका। अगर ये बात सामने आ जाती है तो पीटीआई का केस मेरा ख्याल है थोड़ा स्ट्रेंथन होता है। ये अगर मुकम्मल जस्टिस आर्टिकल 187 सामने रख के हम देखें, मेरा ख्याल है ये फैसला मेरी नजर में बेहतर होगा। लेकिन मैं ये फिर से वाजे करना चाहती हूँ, हर जज ये आइन की इंटरप्रिटेशन का तरीका नहीं अपनाता और इसमें आपकी पोलिटिसाइज्ड हैं आप, पार्टिजान है, नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। जब ये फैसला आए, मेरा नहीं ख्याल रीजनिंग पढ़नी चाहिए, जिन जजेस की भी रीजनिंग आए। ये नहीं कहना चाहिए कि जिसने पीटीआई के हक में फैसला किया है वो इंडिपेंडेंट जज है, या ये भी नहीं कहना चाहिए जिसने पीटीआई के हक में फैसला किया है वो प्रेशर में आ गया, पीटीआई के साथ मिल गया, क्योंकि ये सब इंटरप्रिटेशंस पॉसिबल हैं। जैसा उमर कह रहे थे, एक तरह से अनप्रेसिडेंटेड केस है और आईन आपको इन सब चीजों की इजाजत देता है। अगेन मैं चाहूंगी ऐसा, अलीना आखिरी बात, कि बाकी पार्टीज को सीट्स मिले या नहीं, अगर अदालत ये फैसला करती है कि पीटीआई इंडिपेंडेंस है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्लियामेंट्री पार्टी नहीं है, तो मेरा ख्याल है रिजर्व सीट्स खाली नहीं रह सकती। ये बहुत प्रॉब्लम होगी। रिजर्व सीट्स के पीछे एक पूरी रीजनिंग होती है कि आपने खवातीन और माइनॉरिटीज की रिप्रेजेंटेशन यकीनी बनानी है पार्लियामेंट में। ये आइन की पूरी एक मंतक है, एक सोच है। आप इसके पीछे कि आपने इंटरप्रेट किस तरह करना है प्रोपोर्शनल सिस्टम को, आप इन मखसूस सीट्स को खाली नहीं रख सकते। और अब ये बड़ा अहम सवाल, इस दफा हम पीटीआई के अरीना, दूसरा इस वक्त पीटीआई के 90 और इंडिपेंडेंस है, इसलिए ये क्वेश्चन आ रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंस हर रहते हैं हमारी पार्लियामेंट में, हर इलेक्शन के बाद सिर्फ वो हर पार्टी में सिर्फ नहीं जाते, तो उनको एक्सक्लूड करके जो पार्टीज के पास सीट्स होती हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन उसी को तस्वुर किया जाता है, वही मेथड अप्लाई किया जाता है। वरना आप आगे जाके आप क्या, इंडिपेंडेंस को तो सीट्स नहीं मिल सकती। आप समझ रही मैं क्या कह रही हूँ? अगर 15 इंडिपेंडेंस है, आप पिछले इलेक्शन में चले जाएं, 15 से 20 इंडिपेंडेंस। अच्छा, ये मसला है ना, ये उनकी तशरीह कैसे करेंगे? क्या आप उनको इंडिपेंडेंट तस्वुर करेंगे या फिर आप उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? आई एम जस्ट सेइंग कि बुनियादी सवाल जो है वो यही है कि आप पीटीआई कैंडिडेट्स, अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्लियामेंट्री पार्टी नहीं है तो फिर दो ही ऑप्शंस है ना, या पीटीआई के कैंडिडेट्स को आप कहेंगे वो फिर से अपनी पार्टी चूज करें, या वो इंडिपेंडेंट्स होंगे। अगर वो अपनी पार्टी चूज कर सकते हैं, पीटीआई को रिजर्व सीट्स मिलेंगी। लेकिन अगर वो इंडिपेंडेंट्स हैं तो माजरत के साथ आई हैव टू से ये मुझे ये नजर आ रहा है कि ये जस्ट सोल्यूशन नहीं है। क्यों ज्यादा सीट्स मिले ऐसी पार्टीज को जिन्होंने अपने जीते हुए नंबर से ज्यादा रिजर्व सीट्स मिल जाए। लेकिन बिल्कुल सही है, अनफॉर्चुनेटली यही कभी-कभी ऐसा, सॉरी लेना लास्ट सेंटेंस, कभी-कभी ऐसा होता है कि आपको दिल पे पत्थर रख के ऐसा फैसला करना पड़ता है, क्योंकि वो आइन के मुताबिक है, आइन की मंतक के मुताबिक है। इवन इफ एक स्पेसिफिक सिचुएशन में आपको नजर आ रहा है कि ये जस्ट नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हर पॉलिटिकल प्रॉब्लम का लीगल सोल्यूशन नहीं होता। अच्छा, ये बड़ा अहम नुक्ता आपने उठाया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे इस पॉइंट के ऊपर एक ब्रेक लेनी पड़ रही है। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, मजीद इसको डिस्कस करेंगे। बड़ा अहम फैसला जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, मुमकिन तौर पर क्या आगे सूरत हाल हो सकती है और सियासी तौर पर भी ख़ास तौर पर। मज़हर साहब, क्या आपको लग रहा है कितना तगड़ा केस है इस सिलसिले में, और उस वक्त क्या कैफियत निकलेगी अगर समझें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मिलती सीट्स? क्या आपको लगता है जो भी सूरत हो 2/3 अक्सरियत ये हुकूमत नहीं ले सकती? अच्छा, बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर ये फैसला फ़र्ज करें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हक़ में आ जाता है और उनको वो तमाम रिजर्व सीट्स मिल जाती हैं, तो हुकूमत कितनी स्टेबल रह पाएगी?
और ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि हुकूमत रह भी पाएगी नहीं रह पाएगी, ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं। तो मेरा एक तो ये कि मुझे जो हेयरिंग सुनी है, जो प्रोसीडिंग सुनी है, आपको आदमी तो बात नहीं कर सकते, लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि स्प्लिट मैंडेट होगा। दूसरी ये कि पाकिस्तान के जो मुकदमात हैं, पाकिस्तान में जो अदालतों में कम से कम सियासी मुकदमात चलते हैं, वो बहुत कानूनी नहीं होते हैं। उनका ताल्लुक़ कहीं ना कहीं सियासत से जुड़ा हुआ होता है। 2022 ऑनवर्ड्स ये साफ नज़र आ रहा था कि अगली हुकूमत PTI की नहीं बनेगी और ना बनने दी जाएगी। उसके लिए फिर आप लवाजमात तलाश करते हैं। मेरे नुक्ते नज़र से जो मैं ये कहूँगा कि वो बहुत हाश फैसला था एक ऐसी पार्टी के बारे में जो कि सबसे पॉपुलर पार्टी हो, सबसे ज़्यादा बड़ी जमात हो, उसके बारे में जो इसको कंडीशनल भी किया जा सकता था कि आप इलेक्शन में जाएं, पार्टी सिंबल के साथ जाएं, लेकिन आपने इतने टाइम में आपने जो है अपने इलेक्शंस कराने हैं। तो अगर कंडीशनल कर देते तो वो हार्श डिसीजन नहीं होता। मेरे ख्याल में बहुत हार्श डिसीजन किया, और फिर जाहिर है उसका बैकग्राउंड हमें नज़र आता है कि किस तरीके से बानी PTI डिस्क्वालीफाई हुए, सज़ा हुई, कितनी तेज़ी से मुकदमात की सज़ा हुई। इन सारी चीज़ों को इंटरलिंक करना पड़ेगा और ये चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। अब अगर फ़र्ज़ करें ये फ़ैसला आता है कि जी ना आप रिज़र्व सीट्स उनको देंगे ना दूसरी जमातों को देंगे, तो क्या अगला जो पूरा ये जो हुकूमत है या ये हाउस है ये इनकम्प्लीट रहेगा? और सिर्फ यही इनकम्प्लीट नहीं रहेगा, फिर खैबर पख्तूनख्वा की रिप्रेजेंटेशन ही नहीं होगी उसके अंदर। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, मेरे ख्याल है इसने चीज़ों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। और जाहिर एक ऐसे पोलराइज एटमॉस्फेयर में हमें बहुत वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि अदालत भी पोलराइज नज़र आ रही है, जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन तो है। तो जो भी फैसला होगा वो जिसके हक में आएगा वो कानून की हुक्मरानी होगी, जिसके खिलाफ आएगा वो कानून की धज्जियां उड़ा दी जाएंगी। जो स्प्लिट डिसीजन होगा, जिसके हक में जो जजेस ने फैसला दिया होगा वो उसके साथ खड़े होंगे। मेरे ख्याल में ये बहुत मुश्किल फैसला होगा, इसके दूररस नताइज होंगे। पॉलिटिकली जो PTI जहां खड़ी है, अगर फर्ज करें PTI के खिलाफ ये फैसला आ जाता है तो PTI पॉलिटिकली जाहिर है इसको अपने लिहाज से करेगी। मेरे ख्याल में PTI से एक जो बड़ी सियासी गलती हुई वो उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का इंतखाब क्यों किया। उनकी तो जमात इस्लामी से भी बातचीत हुई थी, उन्होंने जमात इस्लामी का इंतखाब क्यों नहीं किया या किसी और छोटी जमात का इंतखाब क्यों नहीं किया? वो उनके लिए ज्यादा बेहतर पोजीशन होती। तो ये मेरा ख्याल है। अच्छा सर, समातों के दौरान एक कैफियत ये भी निकली थी, एक सूरत ये भी निकली थी कि PTI के जो इंडिपेंडेंट्स है, अगर वो PTI बैक्ड हैं तो वो PTI के नाम से ही पार्लियामेंट में क्यों नहीं? ये जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं इनको तहरीक इंसाफ ही तसव्वुर करना चाहिए। भट्टी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? हमारे पास प्रोग्राम में बहुत कम वक्त रह गया है, भट्टी साहब मुख्तसर कीजिएगा प्लीज़। पहली बात तो ये है कि मैडम शेख, वो एक शेर है ना कि कत्ल भी करे और ले सवाब उल्टा। ये कोई सियासी केस नहीं है, जो कुछ हुआ है तहरीक इंसाफ के साथ वो आपके सामने है, कोई पेचीदा केस नहीं है। तहरीक इंसाफ की सीटें हैं उनको वापस करनी है, और ये इलेक्शन अब ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस मान रहे हैं कि अगर हम सिर्फ यहीं आ जाएं तो वो ये मान रहे हैं जजेस ज़्यादातर और फायज़ ईसा काजी साहब समेत के गलत तशरीह हुई है। जब गलत तशरीह हुई है तो इसका मतलब है कि ये फैसला इलेक्शन कमीशन ने गलत किया है। अब जब जजेस ये कहते हैं कि इंतखाबी निशान सियासी जमात का हक है, इसे छीना ही नहीं जा सकता, और जब ये कहते हैं कि अब ये भी बताता चलूँ कि ये तीसरा इंतखाब पार्टी इलेक्शन हो चुका है, उस पर भी कोई अभी तक इलेक्शन कमीशन ने फैसला नहीं किया। तो 1, 2, 3 पार्टी इलेक्शन हुए हैं। अच्छा, और जब जजेस कह रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई, इंतखाबी अमल के साख पर उठने वाले सवालात पर आंखें बंद नहीं कर सकते, बुनियादी हकूक मुतासर हुए हैं, इलेक्शन कमीशन वोटर के हकूक की बजाय उसका मुखालिफ बन गया, और हम ये हमारे हल्फ की भी खिलाफ वर्जी है। अगर इतना आसान सा मामला है तो बता दें फिर क्या करें, सीटें किसको दें? तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को वापस करें। सर तहरीक इंसाफ इसमें तो कौन सी अंग्रेजी आजाद उम्मीदवार है, रॉकेट साइंस कौन सी है? उनका मैंडेट है, उनको दें, सीटों के हिसाब से तनासब से दें। सर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल तो उन्होंने इलेक्शन ही नहीं लड़ा,
अब कानून तो कहते हैं जिसने तहरीक इलेक्शन नहीं लड़ा हैसियत रजिस्टर्ड जमात अभी है ना। अच्छा। उस पे इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे, और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है, तो जब है तो उनको दें। आप चाहते हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं, तहरीक इंसाफ को मिल जाए नशिस्तें? भाई जो जिनका है, ये तो हम कान को दूसरी तरफ से पकड़ रहे हैं। अच्छा। तहरीक इंसाफ का ही मैंडेट है ना, इमरान खान का ही वोट बैंक है ना सर। यही प्रॉब्लम है। अगर आप भट्टी साहब की सब बातें मान भी लें, और मैं भी एक समझती हूँ कि पीटीआई का हक था कि पीटीआई बैक जो कैंडिडेट्स थे उन्हें पीटीआई की टिकट पे ही इलेक्शन लड़ने देना चाहिए था, ईसीपी ने गलत किया। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ये माने भी इसका नीट कॉन्स्टिट्यूशनल हल नहीं निकलता, तो कुछ ना कुछ अदालत को करना पड़ेगा, और उसमें हर जज की अपनी थिंकिंग है, वो किस हद तक जाते हैं आप देख लीजिएगा, आपको फैसलों में नजर आएगा कि ये एक इस तरह से एक जो कभी कभी चीजें इतनी खराब हो जाती हैं कि उसका नीट कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल हल आपको एक केस की सूरत में नहीं मिल सकता। ये हमें एक्नॉलेज करने की जरूरत है। अक्सर वरना हम अदालतों पे ऐसी एक्सपेक्टेशंस डाल देते हैं कि हर बुराई का हल वो निकाल के दें, लेकिन वो भी कंस्ट्रेंट्स में ऑपरेट करते हैं। इसलिए जो जजेस इस हद तक जाएंगे कि अगर वो पीटीआई जो इख्तलाफ की बुनियादी अदालत ने रखी, अब सुलझाए नहीं। प्रॉब्लम ये है ये सारे मसाइल की वजह सुप्रीम कोर्ट बनी ने रखी है। ये तो आपकी राय, आप दुरुस्त कह रहे हैं, वो फैसला जो है वो बहुत प्रॉब्लमैटिक था, लेकिन जो जजेस कह रहे हैं वो ईसीपी के रोल की बात कर रहे हैं। तो मैं आपसे एग्री करती हूँ कि ईसीपी की तशरीह को दुरुस्त करने की जरूरत है, लेकिन एक बार तशरीह दुरुस्त होगी उसके बाद प्रैक्टिकली अदालत किस हद तक जा सकती है उसको वापस, क्या हम वापस फरवरी में चले जाएं, वापस ये पूरा सिलसिला फिर से हो, इसमें अदालत के हाथ भी टाइड हैं। मैं आपको ये कह रही हूँ कि अदालत वो फैसला नहीं कर सकती आज कि ये सीट पीटीआई की बनती है, हम तो ऊपरी बात कर रहे हैं। एक और भी बड़ा दिलचस्प मामला है। हम अभी तो हम सिर्फ मखसूस नशिस्तें जनरल बात कर रहे हैं। मखसूस में भी दो किस्म की हैं, एक ख़वातीन की, एक माइनॉरिटीज़ की। माइनॉरिटीज़ वाली नशिस्त के ऊपर तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का अपना आइन कहता है कि गैर मुस्लिम हो ही नहीं सकते उनके मेंबर, तो वो एक अपने आप में पेचीदा मसला है कि वहाँ पर क्या होगा क्या नहीं होगा। खैर बहुत से सवालात हैं, बहुत अच्छी आप तज्जियाकारों ने अपनी राय भी दी, थोड़ी रहनुमाई करने की भी कोशिश की। आज प्रोग्राम में वक्त इतना ही है, मजीद इसकी पॉसिबिलिटी सियासी तौर पर क्या इंप्लीकेशंस हो सकती हैं आने वाले दिनों में भी डिस्कस करेंगे, एंड ऑफ कोर्स फैसले का हम सबको इंतज़ार है। तो जी आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।